नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो दोस्तों अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? दोस्तों, बतानी है कि हाल ही में एक पब्लिश की हुई पुस्तक जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, इसके लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे चेतन भगत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे चेतन भगत। इसे दोस्तों 2014 ईस्वी में पब्लिश किया गया था चेतन भगत के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे 2014 ईस्वी में दोस्तों प्रकाशित की गई यह पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे चेतन भगत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, के द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। बतानी है दोस्तों कि हर्ष चरित्र किनके द्वारा रचित है जो हमें क्या देता है? हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। हर्ष चरित्र किनके द्वारा रचित है? तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र जो दोस्तों एक पुस्तक है, यह हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही सही जानकारी देता है। किनके द्वारा रचित है? तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेना को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि सेना को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने। जो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि सेना को सशक्त बनाना और मजबूत बनाना, इसका उद्देश्य था किसका? मनसबदारी प्रथा का। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों मुगल शासक अकबर ने। आप लोग याद रखेंगे 1574 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे 1574 ईस्वी में दोस्तों मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी किसने? तो अकबर ने। इसका क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों सेना को सशक्त और मजबूत बनाना। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्तता निकाय है? दोस्तों, बतानी है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत जो दो विद्यालय है दोस्तों, एक है नवोदय विद्यालय और दूसरा है केंद्रीय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय संगठन दोस्तों क्या है? स्वायत्तता निकाय है। तो आप लोग याद रखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये दोनों संगठन दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये दोनों क्या है? स्वायत्तता निकाय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। बतानी है कि किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का दोस्तों जो निर्माण होता है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों यह ऊतक क्या करता है? पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और दोस्तों इस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? दोस्तों, बतानी है कि किस बॉलीवुड एक्टर का जो बायोपिक है उसका नाम है खुल्लम खुल्ला, आत्मकथा का नाम है
खुल्लम खुल्ला। तो आप लोग याद रखेंगे ऋषि कपूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई है। दोस्तों बताने है कि दाब की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पास्कल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दाब की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे पास्कल। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, बांटता है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्क रेखा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों कर्क रेखा जो है क्या करता है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, कर्क रेखा। चलिए दोस्तों आप लोगों को एक पॉइंट बता देते हैं, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारतीय राज्यों को आप लोग याद रखेंगे। राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी राज्य दोस्तों क्या क्या है, कर्क रेखा से होकर के गुजरने वाले राज्य हैं। आप लोग याद रखेंगे कौन कौन। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी राज्य दोस्तों कर्क रेखा से होकर के गुजरने वाले राज्य हैं। और दोस्तों कर्क रेखा क्या करता है, भारतीय भूमि को लगभग लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, बांटता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों बतानी है कि सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा किस ऐप को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे उस ऐप का नाम है सुखद यात्रा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। सुखद यात्रा इसका दोस्तों उद्देश्य है सड़क सुरक्षा और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए दोस्तों इसे दोस्तों क्या करना है, इसके द्वारा मदद करना है और इसे भारत सरकार के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है सुखद यात्रा। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। दोस्तों बताने है कि सूर्य के द्वारा जो उत्सर्जित हानिकारक किरण होता है वो कौन सा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पराबैंगनी विकिरण यानी कि दोस्तों अल्ट्रावायलेट, यूवी रे से भी कहा जाता है, यूवी किरण। दोस्तों ये क्या है, ये सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाला हानिकारक विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर क्या करता है कि इसी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है, इसी विकिरण से यानी कि यूवी प्रोटेक्शन देता है। कौन, ओजोन लेयर। आप लोग याद रखेंगे पराबैंगनी विकिरण, इसी से दोस्तों ओजोन लेयर हमें बचाता है और सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाला यह हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सी मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक क्या है, शैली है, स्टाइल है। तो आप लोग याद रखेंगे थांगता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। थांगता क्या है, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, प्रकार है। ऑप्शन बी थांगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। दोस्तों बताने है कि पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है। तो आप लोग याद रखेंगे वसा का पायसीकरण करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पाचन के दौरान वसा का पायसीकरण करना, ये दोस्तों क्या होता है, पित्त की भूमिका होती है। आप लोग याद रखेंगे पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, वसा का पायसीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस वर्ग के प्राणी क्या होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पक्षी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पक्षियों का दोस्तों जो रक्त होता है वो बहुत ही गर्म रक्त होता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों बतानी है कि किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस गति के नियम के आधार पर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ। इसी पर दोस्तों रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, न्यूटन के तीसरा गति के नियम के आधार पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होती है इसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, आइरिस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, आइरिस। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? दोस्तों बतानी है कि लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, इरफान खान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों अभिनेता इरफान खान को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बतानी है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एल्यूमिनियम जो है क्या करती है दोस्तों? वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आप लोग याद रखेंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए दोस्तों जो एल्यूमिनियम धातु है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संसद का दोस्तों इसे उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। और दोस्तों इसके साथ ही इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। आप लोग यह पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है और भारतीय संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आप लोग याद रखेंगे, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद का दोस्तों इसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ये पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यव्रत का ध्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने है कि सत्यव्रत का ध्यान इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कुश्ती से। कुश्ती यानी कि रेसलिंग से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सत्यव्रत का ध्यान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती से। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा यानी कि दोस्तों शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? दोस्तों बतानी है कि रक्त में जो शर्करा है यानी कि शुगर है, शुगर के लेवल में अगर वृद्धि होता है तो यह दोस्तों किसकी कोशिकाओं के द्वारा पता किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रक्त में शर्करा यानी कि दोस्तों शुगर के स्तर में वृद्धि का पता दोस्तों अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। ऑप्शन डी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने कि गारो नामक पहाड़ियां किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे, मेघालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गारो पहाड़ियां किस राज्य में है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी वीडियो में प्रश्न को देखा और पढ़ा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी हमने बताया दोस्तों 6 वर्ष का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों 6 वर्षों का होता है। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों राज्यसभा तो जो होता है ये दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है। आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और दोस्तों इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ये बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कुल 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से सर्वप्रथम किस राज्य में मृत्यु हुई थी? दोस्तों बताने कि कोविड-19 से किस राज्य में पहली बार मौत हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कोविड-19 से दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में मृत्यु हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। और दोस्तों ये आप लोग एक और पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि कोविड-19 से दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य में एक मरीज मिला था? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। कोविड-19 का मरीज दोस्तों केरल में सबसे पहले मिला था और मौत हुई थी कर्नाटक में, पहली मौत। तो इस दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों बताने कि लकड़वाला समिति का कब गठन किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 1993 ईस्वी में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस गठन का जो उद्देश्य था वो था गरीबी माप। आप लोग याद रखेंगे, गरीबी माप के लिए दोस्तों लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, उद्देश्य भी आप लोग याद रखेंगे गरीबी माप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? दोस्तों बतानी है कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, यह भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 2019 में इसे लागू किया था राजस्थान ने। आप लोग याद रखेंगे जैव ईंधन नीति को दोस्तों 2019 में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि सबरीमाला नामक मंदिर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए दोस्तों इस प्रश्न में एक पॉइंट है, आप लोग उस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और बतानी है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी यह बैठक? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों अध्यक्षता में 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को दोस्तों कुछ और पॉइंट बता देते हैं, उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। इस दोनों पॉइंट को आप लोग और अच्छे से याद रखेंगे। संविधान सभा के जो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों इन्हीं की अध्यक्षता में 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक हुई थी। आप लोग याद रखेंगे 1946 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए जो भी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो।
आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो वो दोस्तों जेन्युइन वीडियो देखने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।